नमस्ते। आज इस एक्सप्लेनर में एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिन्होंने न सिर्फ एक विशाल साम्राज्य खड़ा किया बल्कि करोड़ों दिल भी जीते। रतन टाटा। इस पूरे विश्लेषण में हम उनके व्यक्तित्व के दो सबसे दिलचस्प पहलुओं को बारीकी से समझेंगे। एक तरफ उनकी बेहद गहरी सहानुभूति और दूसरी तरफ उनका बेजोड़ रणनीतिक बिजनेस दिमाग। चलिए बिना किसी देरी के इस कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले उस इंसान को करीब से समझते हैं जो इतने बड़े साम्राज्य को चला रहे थे। आखिर उनका असली स्वभाव कैसा था? एक छोटा सा किस्सा है। इंटरनेट पर किसी ने उन्हें छोटू कह दिया। अब जाहिर है बाकी लोगों ने उस महिला को जमकर ट्रोल करना शुरू कर दिया। पर कमाल की बात देखिए, उन्होंने इस बात का बिल्कुल बुरा नहीं माना, बल्कि तुरंत उस महिला का बचाव करते हुए कहा कि हम सभी के अंदर एक बच्चा छिपा होता है। उनकी ये छोटी सी बात उनकी बहुत गहरी विनम्रता को दिखाती है। यह समझना बहुत जरूरी है कि इतने बड़े कॉरपोरेट साम्राज्य की नींव असल में ऐसे ही मानवीय मूल्यों पर टिकी थी। उनके इसी स्वभाव का एक और बहुत ही सटीक उदाहरण देखिए। उन्हें बकिंघम पैलेस में प्रिंस चार्ल्स के हाथों लाइफ टाइम फिलैंथ्रोपी अवार्ड मिलना था। ये कोई छोटा सम्मान नहीं था, पर उन्होंने वहां जाने से साफ इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि उनका पालतू कुत्ता टीटो अचानक बीमार पड़ गया था। सोचिए, एक शाही सम्मान से ज्यादा अपने बीमार जानवर की देखभाल को अहमियत देना। यही वो सच्ची सहानुभूति है जो ताज होटल हमले के वक्त भी देखने को मिली थी, जब उन्होंने प्रभावित लोगों की जिंदगी भर की जिम्मेदारी उठाई थी। अब ये मानवीय स्वभाव और विनम्रता उनके प्रोफेशनल सफर में कैसे शामिल हुई? चलिए देखते हैं उनका ट्रेनी से चेयरमैन तक का सफर। उनके पेशेवर सफर की शुरुआत वाकई बहुत हैरान करने वाली थी। जॉन एफ कैनेडी जैसे लीडर्स से प्रेरणा लेने वाले इस शख्स ने कॉर्नेल से आर्किटेक्चर की पढ़ाई करने के बाद आईबीएम जैसी कंपनी छोड़ने के लिए अपना रेज्यूमे खुद टाइप किया। पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि सीधे टॉप पोजीशन लेने के बजाय उन्होंने एकदम बुनियादी चीजों को सीखने की जिद की। टाटा मोटर्स में वो किसी आम वर्कर की तरह कमरा नंबर 11 में रहे और जमीनी स्तर पर हर छोटे काम को बारीकी से समझा। उनका पहला बड़ा इम्तिहान नेल्को नाम की कंपनी के रूप में सामने आया। ये रेडियो इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी उस वक्त करीब 40% नुकसान में चल रही थी और इसका मार्केट शेयर बस 2% रह गया था। लेकिन उन्होंने शानदार नेतृत्व दिखाते हुए इसे पूरी तरह से बदल कर रख दिया। देश में आर्थिक मंदी आने से ठीक पहले उन्होंने इसका मार्केट शेयर 25% तक पहुंचा दिया। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये उनकी काबिलियत का एक बहुत बड़ा सबूत था। 1981 में जब जेआरडी टाटा ने उन्हें चेयरमैन बनाया तो चीजें आसान नहीं थीं। कई लोगों ने उनकी काबिलियत पर सवाल उठाए और अंदरूनी तौर पर काफी आलोचना भी हुई। लेकिन अहम बात यह है कि ऐसे वक्त में जब हर कोई शक कर रहा था, तब भी उनका अपने रणनीतिक विजन पर पूरा भरोसा था। उन्होंने खुद पर से विश्वास कभी डिगने नहीं दिया। इसी अडिग आत्मविश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा तब हुई जब उनका सामना एक बहुत बड़े संकट और खतरनाक गैंगस्टर से हुआ। 1991 की बात है और यह किस्सा किसी सस्पेंस फिल्म जैसा लगता है। एक गैंगस्टर ने वर्कर्स को डरा धमकाकर और लोकल पुलिस से मिलकर एक खतरनाक हड़ताल करवा दी। सलाहकारों ने उन्हें कहा कि कुछ पैसे देकर मामला यहीं रफा दफा कर दीजिए, लेकिन उन्होंने ब्लैकमेल होने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया। वो खुद बिना डरे फ्रंट लाइंस पर गए, सीधे प्लांट के अंदर दाखिल हुए और लगातार 3 दिन तक उन वर्कर्स के बीच रहे। नतीजा, उन्होंने वर्कर्स का पूरा विश्वास जीत लिया, हड़ताल टूट गई और आखिर में पुलिस को उस गैंगस्टर को गिरफ्तार करना ही पड़ा। क्या हिम्मत थी! ऐसा ही बेखौफ और तर्कसंगत रवैया उनके एक और बहुत मशहूर किस्से में भी नजर आता है, फोर्ड अधिग्रहण का मिथक। इंटरनेट की दुनिया में ये मसाला कहानी बहुत मशहूर है कि 1999 में बिल फोर्ड ने उनका अपमान किया और बस उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने 2008 में जैगुआर लैंड रोवर खरीद लिया। लेकिन सच कहूं तो ये कहानी बहुत बढ़ा चढ़ाकर पेश की जाती है। खुद उन्होंने ये स्पष्ट किया था कि यह अधिग्रहण कोई रिवेंज शॉपिंग या बदले की भावना नहीं थी। ये टाटा ग्रुप को पूरी दुनिया में फैलाने के लिए उठाया गया एक बहुत ही नपातोला और रणनीतिक कदम था। यहां जज्बात से ज्यादा पूरी तरह दिमाग का इस्तेमाल हुआ था, और दिमाग से लिए गए उन्हीं ठोस फैसलों ने आगे चलकर एक विशाल ग्लोबल विरासत का निर्माण किया। उनके 21 साल के कार्यकाल के जो आखिरी आंकड़े हैं वो वाकई में दिमाग हिला देने वाले हैं। 2012 में उनके रिटायर होने तक एक बहुत बड़ा चमत्कार हो चुका था। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 33 गुना। उनके नेतृत्व में टाटा ग्रुप का मार्केट कैपिटलाइजेशन अविश्वसनीय रूप से 33 गुना तक आसमान छू गया था। व्यापारिक दुनिया में ऐसी ग्रोथ बहुत ही कम देखने को मिलती है। बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती, ग्रुप का कुल रेवेन्यू भी 46 गुना बढ़ गया।
और नेट प्रॉफिट तो 33,500 करोड़ रुपए के जादुई आंकड़े तक पहुंच गया। इसमें उनके जरिए स्थापित किए गए विदेशी ऑपरेशंस का बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन इन सारे भारी भरकम वित्तीय आंकड़ों से परे एक आंकड़ा ऐसा है जो सीधा दिल पर लगता है। टाटा सन्स की 66% इक्विटी यानी 2/3 हिस्सा सीधे तौर पर फिलैंथ्रोपिक ट्रस्ट के पास है। इसका मतलब है कि इतनी बड़ी कमाई का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर साल शिक्षा, स्वास्थ्य और समाज की भलाई के कामों में जाता है। इतने बड़े साम्राज्य का समाज के लिए इस तरह समर्पित होना सच में दुनिया में एक दुर्लभ मिसाल है। इस पूरे सफर को समझते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जिंदगी और बिजनेस के वो 5 अहम सबक जो इस कहानी से निकलते हैं। अगर इस पूरे सफर का निचोड़ निकालें तो ये 5 बातें सबसे अहम हैं। पहली, कामयाबी कितनी भी मिले हमेशा जमीन से जुड़े रहें। दूसरी, अपने काम की बुनियादी जानकारी रखें, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने फ्लोर वर्कर बनकर सीखी थी। तीसरी, जज्बात में आकर नहीं बल्कि सोच समझकर रणनीतिक जोखिम उठाएं। चौथी, अपनी छवि हमेशा साफ और नैतिक बनाए रखें। और पांचवी बात, ऐसे प्रोडक्ट्स बनाएं जो सच में लोगों के काम आएं। सच्ची विनम्रता और मजबूत नैतिकता ही एक लंबे समय तक टिकने वाले साम्राज्य की असली नींव होते हैं। जब एक ऐसी बेहतरीन जिंदगी को करीब से देखा जाता है तो आखिर में एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। क्या आज की और आने वाली पीढ़ी के नए उद्यमी इस शांत विनम्रता और सख्त नैतिकता का मुश्किल रास्ता चुनेंगे, या वे दिखावे और जल्दी मिलने वाली कामयाबी के लालच में कहीं खो जाएंगे? ये वाकई में सोचने वाली बात है। और ये सवाल हमेशा बना रहेगा कि क्या आधुनिक बिजनेस की दुनिया दोबारा कभी असीम ताकत और गहरी इंसानियत का वो खूबसूरत संतुलन देख पाएगी? इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।